नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आखिर क्या विवाद है 6 साल पहले शुरू हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ? क्या है हाल ही में आए हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला? और कुछ इसी तरह के बड़े सवाल जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। KKN लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 से कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 ब्रांच से अलग अलग रकम के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इनकी रकम 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जिन्हें कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीद सकता है और अपनी पसंद के पार्टी को दान दे सकता है। योजना के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में जारी होते हैं। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो। चुनावी बॉन्ड को लेकर कई विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि यह योजना पारदर्शी नहीं है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, और इसी को लेकर साल 2019 में इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई थी। 3 याचिकाकर्ताओं ने इस स्कीम के खिलाफ याचिका दायर की थी और उस वक्त केंद्र सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि इससे सिर्फ वैध धन ही राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है। साथ ही सरकार ने गोपनीयता पर दलील दी थी कि डोनर की पहचान छिपाने का मकसद उन्हें राजनीतिक पार्टियों के प्रतिशोध से बचाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाले में एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसका दावा है कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के जरिए लगभग 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा मिला है, जिसमें बीजेपी को सबसे अधिक गुप्त दान के रूप में रकम मिली है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दूसरे स्थान पर है और उसकी राशि बीजेपी से लगभग 6 गुना कम बताया जा रहा है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जबकि यह पार्टी सिर्फ एक ही राज्य में शासन करती है। कोर्ट के सौंपे गए दस्तावेजों से पता चला है कि CPI एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा स्वीकार नहीं करती है। लिस्ट में चौथे नंबर पर उड़ीसा के सत्तारूढ़ नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है और 5वें नंबर पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK है। चुनाव बॉन्ड को क्यों लाया गया था, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, और जैसा कि हम सभी को पता है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है और कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान के अनुच्छेद 19(1) और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र शामिल थे। बेंच ने कहा, लोगों को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों का पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे बड़ा असर आने वाला लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। चलिए समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा और क्या तरीके हैं राजनीतिक दलों के पास चुनावी चंदा जुटाने के लिए। जब चुनावी बॉन्ड नहीं होते थे तब राजनीतिक दल चेक से चंदा लिया करती थी। चंदा देने वाले का नाम और रकम की जानकारी पार्टियों के चुनाव आयोग को देनी होती थी। वहीं लगभग 4 दशक पहले पार्टियों के पास एक रसीद बुक हुआ करती थी और इसी के लेकर कार्यकर्ता घर घर जाते थे और लोगों से चंदा मांगते थे। इसके अलावा और भी कई न्यू एज विकल्प राजनीतिक पार्टियों के पास बची है, जैसे डोनेशन, क्राउड फंडिंग और पार्टी में मेंबरशिप फी से आने वाली रकम, और इसके अलावा कॉर्पोरेट डोनेशन का भी विकल्प पार्टियों के पास मौजूद है। आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या राय है, फीडबैक के रूप में
उसे हमारे साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।